हेलो एवरीवन। तो आइए हम कुबरनेटिस के जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने जो ऑफिशियल वे है कुबरनेटिस को इंस्टॉल करने के, तो वो हमने करके देखा था और हमने उस पर डैशबोर्ड भी डाला था कुबरनेटिस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। अब हम ये जानेंगे ये सब चीज़ें जो है ये है क्या, और साइड बाय साइड यहाँ पे कमांड से भी देखेंगे कि यहाँ पे जो हम कर रहे हैं इसका यहाँ पे क्या मतलब होता है। तो उससे हमें एक अच्छा समझ मिलेगा कि किस तरीके से कुबरनेटिस, अगर आप CLI पे काम करते हो तो GUI में कैसे दिखता है। ठीक है, तो ये जो हाई लेवल आर्किटेक्चर है कुबरनेटिस का, सबसे पहले इसमें आता है नोड। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको GUI में दिखाऊं तो क्लस्टर्स के अंदर आपको मिलेगा नोड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 3 नोड दिखाई दे रहे हैं। एक वाला अभी ये जो नोड है ये मेरा अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, 2 नोड है मेरे, KBNT SRV01 और KBNT SRV02, ये 2 चल रहे हैं। ठीक है, तो ये नोड है। इसका कमांड क्या होता है, अगर मान के चलो आपके पास ये डैशबोर्ड नहीं है, आपको सिर्फ CLI से काम करना पड़े, तो इसके कमांड के बारे में बात करते हैं। आपको लिखना पड़ेगा क्यूब CTL गेट नोड्स। ठीक है, तो ये आपके नोड यहाँ दिखाई दे जाएंगे। इसको थोड़ा और इसकी जानकारी आपको चाहिए होगा तो आपको -O लगा के वाइड लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपको और इसके बारे में बताएगा। जैसे ऊपर में सिर्फ एज बता रहा है, वर्जन बता रहा है, ठीक है, रोल्स बता रहा है, यहाँ पे काफ़ी कुछ बताएगा, नेम, स्टेटस, रोल्स, एज, वर्जन, इंटरनल IP, एक्सटर्नल IP। तो IP देखने का काम ये आता है। मान के चलें कि आपका जो नोड है उसमें पब्लिक IP है मैप, तो पब्लिक IP भी यहाँ पे बता देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बता देगा, वर्जन वगैरह सब यहाँ पे बता देगा। ठीक है, तो ये है आपका नोड। इसमें अब नोड के बारे में बात करते हैं, नोड क्या चीज़ है। तो जो कुबरनेटिस का जो क्लस्टर होता है ना, वो एक या एक से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं वो नोड, उससे बना होता है। और उन्हीं नोडों में से कोई एक नोड ऐसा होता है, या मल्टीपल नोड्स भी हो सकते हैं, जिसमें आपका कंट्रोल प्लेन या जो कंट्रोलर होता है कुबरनेटिस का, जो पूरे क्लस्टर को कंट्रोल करता है, वो इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो हम रोल से डिसाइड करते हैं कि वो रोल किसका है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक हमें रोल दिख रहा है कुबरनेटिस, ये जो है ना KBNT SRV01 में। तो सबसे पहले हमने इसी में इंस्टॉल किया था, इसको हमने क्लस्टर बनाया था। ठीक है, फिर बाद में हमने SRV02 और SRV03 को इसमें ऐड किया था। तो ये आपका मास्टर है, तो ये नोड में से ही है, बस इसका जो रोल है ना उस पर चेंज कर दिया गया है। और ऐसा नहीं कि जब हम इस पर, अगर हमने इसको मैनेजर बनाया हुआ है या कंट्रोल प्लेन डाला हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर हम पॉड जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसमें जो पॉड है आपके इंस्टॉल होंगे, और काफ़ी सारे सिस्टम के जो क्यूब सिस्टम के पॉड्स होते हैं ना, वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, जो जो आपका नोड है, इसको चलाने के लिए एक बेस आपको कंटेनर का कोई इंजन चाहिए होगा। कंटेनर D है, CRI है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि देखो आप अगर गूगल में जाते हो तो वहाँ पे उन लोग डॉकर शायद यूज़ ना करते हो। जो गूगल का GKS है वो है, एज्योर का जो है या AWS का है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो उनका जो EKS सर्विस है या AKS है, वही वो आपको सर्विस ही दे रहे हैं ना। आपको उसमें कंट्रोल प्लेन वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप उसको प्रोविज़न करते हो, कंट्रोल प्लेन आपके लिए अपने आप ही प्रोविज़न हो जाता है, और वो हाईली अवेलेबल रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। ठीक है, तो वो उसको जो मैनेज कौन करता है, वो मैनेज करता है आपके जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो। बाकी उसमें और नोड वगैरह डालना है और जो भी आपको काम करना है वो आप कर सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड जो कन्फिग्रेशन है, तो वो होस्टेड आप मान के चलो, वो जो आप क्लाउड में जो कुबरनेटिस यूज़ करते हो वो होस्टेड रहता है। बात करते हैं मास्टर नोड की, तो जैसे मैं बात कर रहा था, ये हमारा मास्टर नोड है, इसको मास्टर नोड कहेंगे और बाकी सबको नोड कहेंगे। तो जो मास्टर नोड होता है, ये कुबरनेटिस जो क्लस्टर होता है ना, ये एक या एक से ज़्यादा मास्टर नोड से मिलके बना होता है, जिसमें
कुबरनेटिस का जो कंट्रोल प्लेन होता है, ठीक है, वो चलता है। जो कंट्रोल प्लेन है ये क्या है, ये कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि एपीआई सर्वर वगैरह है, और जैसे कि जो अगर एपीआई को अगर कॉल करते हैं तो वो जेसॉन में आपको एक आउटपुट देगा। जैसे आप वेबसाइट में हम जैसे कोई पेज सर्च करते हैं तो पेज का आउटपुट आता है ना HTML में, तो इसमें जो एपीआई है वो जेसॉन में आता है, ठीक है। तो वो जेसॉन से ना, मतलब अगर आप जो अब देखो, हमें तो पता ही नहीं चलता कि बैकएंड वो कैसे बात कर रहा है, लेकिन वो उसी तरीके से, मतलब जो नोड्स वगैरह हैं वो उनसे एक दूसरे से बात करते हैं और इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। आप इतना, मतलब आप अभी समझ के चलिए, ठीक है। कंट्रोल प्लेन या मास्टर नोड के अंदर आपके शेड्यूलर भी होता है, जो क्या करता है, नोड को सेलेक्ट करता है कि कंटेनर्स को चलाने के लिए। मास्टर नोड के अंदर आपको कंट्रोलर मैनेजर भी मिलेगा। ये क्या करता है, ये आपका जो ETCD है, ETCD क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन स्टोर है। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी होता है, तो एक्टिव डायरेक्टरी का डेटा कहाँ पे सेव होता है, LDAP का एक डेटाबेस होगा ना, तो डेटाबेस में सब सेव होता है। इसी तरह का मान के चलो, वैसे ही कुछ डेटाबेस मान के चलो होता है ETCD, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन स्टोर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ ये ETCD करता है। ये इंडिविजुअल एक एप्लीकेशन है, ओपन सोर्स। आप चाहो तो इसको अपने सिस्टम में इंडिविजुअली भी इंस्टॉल कर सकते हो। कुबरनेटिस बस इसको यूज़ करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं डैशबोर्ड और CLI की। तो ये जो है मेरा, ये CLI है और ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे मेरे को GUI के थ्रू मैं यहाँ से काम कर पा रहा हूँ, और मैं CLI के थ्रू भी काम कर पाऊँगा। मैं यहाँ से भी पॉड चला सकता हूँ, यहाँ से भी चला सकता हूँ, मतलब यहाँ से भी कमांड दे सकता हूँ और यहाँ से भी दे सकता हूँ। बट इससे ज़्यादा इफेक्टिव ये होता है इसमें ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो बनाया इसको CLI के लिए गया था, तो यहाँ पे आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो जो आप यहाँ से नहीं कर सकते। तो वो एग्जांपल देखेंगे। आगे बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में, ठीक है। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, तो कोई इमारत है, ठीक है, या उसको बिल्डिंग कह लें, उसके अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं ना, या वो जिस चीज़ से मिलके बना होता है। तो अगर कुबरनेटिस के बारे में कहा जाए कि इसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, मतलब किस चीज़ से मिलके बना है, या इसके कंपोनेंट क्या है, अगर सीधी तरीके से कहें तो इनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या मिलके आपका कुबरनेटिस बना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने पहले तो नोड के बारे में बात कर ही लिया था कि नोड क्या चीज़ है। सर्वर से आपके आपके जो एंटायर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको चलाता है। कुबरनेटिस के अंदर जैसे अब ये हमारा कंट्रोल प्लेन है यहाँ पे। अब ये कंट्रोल प्लेन क्या करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। कंट्रोल पे जो प्लेन है ये मैनेज करता है आपके कुबरनेटिस के क्लस्टर को। ये रेस्पॉन्सिबल है कि जो आपने यहाँ पे एक स्टेट दिया था, एक स्थिति बनाई थी, ठीक है, कि मेरा ये जो एप्लीकेशन है ये इस स्थिति में चले। आपने कहा कि ये एप्लीकेशन है, इसके आप 2 कॉपी बना के चला दो, डिप्लॉयमेंट आपने चला दिया। कंट्रोल प्लेन क्या करेगा उसको, वो जो आपने स्थिति बनाई थी, आपने जो चाहा था, आपने कहा था कि भाई मेरे 2 ये एप्लीकेशन चला के दे दो, या 2 इसके कंटेनर बना के चला, या पॉड बना के चलाओ, ऐसा आपने बोला था, तो उसको वो मेंटेन करता है। कहने का मतलब ये है कि आपने अगर 2 या 3 मान को चलो, आपका कोई वेब सर्वर का या अपाचे का आपने 3 पॉड डिप्लॉय कर दिए, उसके अंदर आपके एप्लीकेशन चल रहे हैं। आपने कहा है कुबरनेटिस को कि भाई ये 3 के 3 ही होने चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल प्लेन का क्या काम है, अगर 3 से वो 2 हुए, फिर 3 मतलब तीसरा वो अपने आप ही पैदा कर देगा, अपने आप ही उसको फिर से रिस्पॉन्ड कर देगा। कहने का मतलब है फिर से पैदा कर देगा, फिर से उसको चालू कर देगा। अगर किसी ने गलती से, अगर आपका 3 का 3 पॉड चल रहा है और एक पॉड जो है वो ख़राब हो गया, तो उसको रीस्टार्ट करके दूसरा पॉड बना देगा, नया उसको हटा के दूसरा पॉड बना देगा। तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल प्लेन करता है। साथ में ये जो वर्कलोड है आपका, मतलब वर्कलोड मतलब जितना भी जो भी एप्लीकेशन है ना, तो सर्वर्स के ऊपर वर्कलोड है, वो भार है उसके ऊपर, तो वो जो चलते रहता है और उसके बीच के जो कम्युनिकेशन है, इसको भी कंट्रोल प्लेन हैंडल करता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, कंट्रोल प्लेन के अंदर API सर्वर होता है। ये जो होता है कुबरनेटिस के जो API होता है ना,
उसको जो कुबरनेटिस का जो कंट्रोल सिस्टम है एज अ गेटवे उसको सर्व करता है, ऐसा उसे दिखाता है। ठीक है, कहने का मतलब जो वेबसाइट होता है हमारा उसमें HTML का पेज आता है, लेकिन अगर आप API बेस्ड वेबसाइट बनाते हो तो API के आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। उस रेस्पॉन्स के बेस पे अब वो कुबरनेटिस के अंदर ही अंदर चलता है। बाहर से भी आप देख सकते हो, बाहर से अगर आप इसके API को कॉल करोगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ना ये आपस में कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, एक अब कंट्रोल प्लेन के अंदर ये जो मेरा नोड है, ये मास्टर नोड है, इसी के अंदर आपको ATCD मिलेगा। अब हमने ATCD भी जाना था कि भैया तो डेटा कुछ स्टोर करने का काम करता है, कन्फिग्रेशन की स्टोर है ये। ठीक है, ये क्या करता है, ये की वैल्यू स्टोर है जो स्टोर करता है आपके क्लस्टर डेटा को और कन्फिग्रेशन को। और ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। मान के चलो आपके कितने नोड हैं, आपके कितने पॉड हैं, कितने डिप्लॉयमेंट आपने चला दिए। ठीक है, अगर वो इंफॉर्मेशन अगर गायब हो जाए तो सब आपका क्लस्टर खराब हो गया ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप VMware से आ रहे हो, ठीक है, आपको VMware पता है VMware में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो VMware में जितना भी उसके अंदर जो क्लस्टर का इंफॉर्मेशन होता है वो डेटाबेस में होता है, जिसको हम पोस्टग्रेस बोलते हैं। तो ये पोस्टग्रेस का भाई समझ लो आप कि जो ETCD है ये जो भी इंफॉर्मेशन है डेटाबेस पे स्टोर ना करके ETCD के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, एक इसके अंदर होता है कंट्रोलर मैनेजर। मैं मास्टर नोड की बात कर रहा हूँ, जिसमें कंट्रोल प्लेन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक इसमें होता है कंट्रोलर मैनेजर। ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो क्लस्टर का जो डिज़ायर्ड स्टेट है, जो कि हमने डिक्लेयर किया था या हमने कह दिया था कि ये हमारे डिप्लॉयमेंट्स है, ये हमारे सर्विसेज हैं, ये मैच करे मतलब किससे, जो एक्चुअल जो स्थिति है उससे। अभी थोड़ा टेक्निकल हो गया, ये सिंपल से कहने का मतलब है, मैंने ये कहा है कि भाई मुझे 3 ये डिप्लॉयमेंट ये मैंने रन कर दिए, इसके भैया 2-2 या 3-3 आपके जो भी रेप्लिका है या जो डुप्लीकेट है आप बना के रख लो बैकअप, या उसको चलाओ एक साथ में। तो एक स्टेट बन गया ना, एक स्थिति बन गई। हमने डिज़ायर किया था, हमने क्या किया था, हमने कहा था उसको कि आप ऐसा करो। उसको कौन मेंटेन करके रखेगा कि जो वास्तु स्थिति है, जो स्थिति है उसको वैसे एक्चुअल कौन बना के रखेगा, उसका काम है कंट्रोलर मैनेजर। तो कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है, अगर आपका कोई पॉड खराब हो गया, डिलीट हो गया, किसी ने गलती से कुछ छेड़ दिया, अपने आप उसको रीस्टार्ट कर देगा, अपने आप उसको डिलीट करके नया बना देगा। तो ये कंट्रोलर मैनेजर का काम है। एक होता है शेड्यूलर, ये मास्टर नोड की बात कर रहा हूँ मैं। ये डिसाइड क्या करता है, कौन से नोड में कौन सा पॉड जाएगा। अभी क्यों डिसाइड करता है, क्यों इसको बोल दिया गया शेड्यूलर, वो इसलिए आपके नोड्स हैं 3, 4, 5 जितने भी हों, अगर किसी नोड में बहुत ज़्यादा लोड होगा तो उसका जानकारी किसके पास होगा, कंट्रोल प्लेन के पास तो होगा कि भाई इस पर तो लोड ज़्यादा चल रहा है, तो उसको उठा के इधर डाल दो, इसको उठा के उधर डाल दो, अपने आप इधर उधर घुमा दो। अब जो नया जो मैं बना रहा हूँ, नया मैं जो पॉड फिर से उसके अंदर डालूंगा, कोई एप्लीकेशन डालूंगा, तो ये यही सोचेगा ना कि जो सबसे कम वाला जो लोड है उस पर डाल दिया जाए ना, नहीं तो फिर जिसमें ऑलरेडी लोड है उसमें कैसे डालेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये अपने आप सेंस कर लेता है, अगर आपका लोड ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा मतलब उस पर और उसके अंदर डिप्लॉयमेंट होने देगा नहीं, ऑटोमेटिक ये सेंस कर लेता। तो इससे आप क्या है, बच जाते हो उस चीज़ से, मतलब गलती करने से बच जाते हो। मान के चलो अगर मैं वर्चुअल मशीन की बात करूं, आपका सर्वर जो है वो ओवरलोड हो चुका है, आपको पता ही नहीं, आपने एक मशीन और चला दिया, पता चला उसमें कुछ इशू आ गया, रैम का इशू आ गया, CPU का इशू आ गया, अब पूरा का पूरा सर्वर डाउन हो गया, है ना। तो उस स्थिति से ये बचाता है। ये पहली बात तो वर्चुअल मशीन जैसे हम बनाते हैं ना, तो बंद तो जाता है, ये बनाने ही नहीं देता, बोलता है भैया मैं शेड्यूल करूंगा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आ गया, आ वहीं से रहा है। तो जो अगर हम वर्चुअल मशीन की बात करें, उनकी क्लस्टरिंग की बात करें, वही टेक्नोलॉजी है, बस इनका तरीका थोड़ा अलग है। वर्चुअल मशीन की जगह ये कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी दूसरा हो गया, लेकिन वहीं से रहा है, जो ये जो भी इंस्पिरेशन है इनका वहीं से आ रहा है। अगर आप वर्चुअलाइजेशन सीख के आए हो तो आपको ये समझने में बहुत सिंपल होगा, इसकी नेटवर्किंग को समझने में, सीक्रेट क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो 4 की कंपोनेंट होते हैं, हमने पढ़ा API सर्वर। API सर्वर क्या करता है, ये कुबरनेटिस का फ्रंट एंड है,
ये API जो होता है ना, एक्सपोज करता है एज अ गेटवे की तरह जो एंटायर जो कुबरनेटिस का जो कंट्रोल सिस्टम है ना, ये API के थ्रू ही बात करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो API सर्वर ही हो गया। ETCD ये आपका जो भी क्लस्टर का इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो इसके अंदर रखता है। कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है, जो स्टेट है उसको मेंटेन करता है कि भैया मैंने 3 पॉड बोले थे तो 3 होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर 2 खराब हो गए तो फिर से 2 नया पैदा कर देगा। तो ये काम कौन करता है, कंट्रोलर मैनेजर। शेड्यूलर शेड्यूल करता है नया पॉड को बनाता है वो, जैसे आपने डिप्लॉयमेंट चलाया नया पॉड बना दो। कहाँ पे बना दो, जो सबसे सूटेबल नोड है या सर्वर है वहाँ पे बना दो। ठीक है, तो ये हो गया कुबरनेटिस का कंट्रोल प्लेन। तो आप समझ रहे होंगे कि जो हमारा जो मास्टर नोड है वो कितना काम का चीज़ है, यही पूरा दिमाग है इसी का। बाकी तो वर्कर है, इनका तो कोई खास काम है नहीं, इनका बस काम है कि पॉड को चलाओ। बाकी इसका जो काम है काफ़ी क्रिटिकल काम है। अगर सर्वर की बात करें ना, तो ये जो है हमारा कंट्रोल प्लेन, अभी तो फिलहाल मेरे पास एक ही है। क्या हो अगर कि ये खराब हो जाए, ये खराब हो गया तो मेरा तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल मास्टर नोट्स बनाते हैं, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए पॉड का ना थोड़ा हाई लेवल हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि पॉड ही है जिसमें हम ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो पॉड एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ क्यूब CTL गेट पॉड्स, ऐसे कुछ होता है। अब ये क्या कह रहा है, नो रिसोर्सेज फाउंड इन डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस। अब नेम स्पेस क्या है, ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ऑल नेम स्पेस, तो ये सब आ रहा है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर दूँ तो कहाँ है मेरा डिफ़ॉल्ट, ये मेरा डिफ़ॉल्ट है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्या इसमें असर पड़ता है, देखते हैं। ये देखिए, तो इसका कहने का मतलब यही सही है ना। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में कुछ भी नहीं है। अब नेम स्पेस क्या है ये समझना होगा। इतने सारे ये जो है ये सब क्या है, नेम स्पेस है। नेम स्पेस कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आप अपने स्पेसिफिक जो एप्लीकेशंस है, सर्विसेज है, उसको एक ग्रुप में रखते हो। आप कहते हो कि क्यूब सिस्टम, चलो ठीक है, क्यूब सिस्टम में मैं गया, मैंने बोला क्यूब सिस्टम मेरा जो नेम स्पेस है वो बताओ। ठीक है, इसने बता दिया। एक्चुअली मैं रेप्लिका सेट में हूँ, मैं एक्चुअली में भी पॉड्स पे नहीं हूँ, मैं पॉड्स पे जाता हूँ एक बार तो अच्छे समझ आएगा। ये तो यहाँ पे मुझे ये समझ आ रहा है कि जो क्यूब सिस्टम नाम का एक ग्रुप है उसके अंदर क्यूब प्रॉक्सी ये क्या काम आता है। जो क्यूब का जो क्यूब सिस्टम क्या है, मान के चलो कि आपका विंडोज़ 10 का सिस्टम है। ठीक है, विंडोज़ 10 के सिस्टम में आप क्या करते हो, कोई सेटिंग वगैरह छेड़ना होता है या कोई सेटिंग का काम आप कहाँ पे करते हो, कंट्रोल पैनल में जाकर करते हो ना, या सेटिंग्स में जाकर करते हो, यही है ना। तो वहाँ पे क्या, जैसे आपने कंट्रोल पैनल खोला तो उसके अंदर आपको क्या मिलता है, उसके अंदर आपको मिलते हैं सेटिंग्स। मोस्टली जितने भी सेटिंग्स वाले फाइल्स हैं वही मिलते हैं या उसके शॉर्टकट्स मिलते हैं। आप उसको क्लिक करते हो, सेटिंग करते हो। तो आप ऐसा मान के चलो, ये क्यूब सिस्टम के अंदर जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो आपके कुबरनेटिस को चलाने के काम आते हैं। जैसे प्रॉक्सी है, खासकर ये देखिए, ये सब जितने भी है ना, ये सब प्रॉक्सी चलाने में, तो कोर DNS है यहाँ पे, इंटरनल जो DNS होता है ना वो चलाने के। कोई एप्लीकेशन का प्रॉक्सी भी यहीं पे बनता है, ETCD देखो, ETCD का भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो नेम स्पेस मतलब ग्रुपिंग मान के चलो, आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि ग्रुप बना दिया गया है और ग्रुप के अंदर अलग अलग, जैसे मैं डैशबोर्ड की बात करूँ, कुबरनेटिस डैशबोर्ड, अब ये क्या चीज़ है, नेम स्पेस है। नेम स्पेस के अंदर क्या है कि कुबरनेटिस जो डैशबोर्ड है उसके जो उससे रिलेटेड जो भी हमने डिप्लॉयमेंट चलाए हैं या जो पॉड चल रहे हैं वो अब हमें यहाँ पे बताओ। तो उसको ग्रुप कर दिया गया है नाम अलग अलग करके। कल के डेट में मान के चलो आपका HR का एप्लीकेशन है, उसमें 5 पॉड आपके लगते हैं। तो आप HR का क्या करोगे, HR का एक नेम स्पेस बना दोगे कि HR एप्स करके, और जो ऐप वहाँ पे आपके पास 5 पॉड है उसके जो आपको चलाने हैं, पाँचों पॉड अलग अलग काम करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे। कोई डेटाबेस का होगा, कोई वेब सर्वर का होगा, कोई आपका प्रॉक्सी वगैरह होगा, और भी कई सारी चीज़ हो सकते हैं। तो उसके लिए आप नेम स्पेस का यूज़ करते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि
इसको क्या है ना, नेम स्पेस नहीं मिल रहा, ये यही कह रहा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में है ही नहीं ना। अब जैसे मैं डैशबोर्ड की बात करूँ, देखो ये जितने भी है ना रिलेटेड हैं डैशबोर्ड से, तो ये फ़िल्टर टाइप का मान के चलें कि इसको हमने, अगर हमारे को एक स्पेसिफिक टाइप का, अगर मान के चलो आपका ग्रुप में है, तो अगर आप स्पेसिफिक ग्रुप में जाते हो तो आपको उसके हिसाब से उसका पॉट भी मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में मैं गया तो मुझे तो कुछ नहीं मिला वहाँ पे, मैं यहाँ पे गया क्योंकि वहाँ पे एक भी पॉट अभी चल नहीं रहा, ठीक है। अब पॉट क्या है, पॉट थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। अगर थोड़ा हाई लेवल पे से बात करें ना, तो जो पॉड है सबसे छोटा और एक बेसिक डिप्लॉयबल यूनिट है, ठीक है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक सिंगल इंस्टेंस है आपका, जो आपके क्लस्टर में कोई प्रोसेस रन कर रहा होता है, जो क्या हो सकता है, एक या एक से अधिक आपके कंटेनर हो सकते हैं। हम ये भी, पॉड को हम ये भी कहते हैं ना कि पॉड एक रैपर टाइप का काम करता है, एक ऊपर एक, मतलब जैसे रैपर होता है ना, आपके खाने के ऊपर रैपर डाल देते हैं या टॉफ़ी के ऊपर रैपर डाल देते हैं सुरक्षा के लिए, तो वैसा कुछ है, आप ऐसा मान के चलो कंटेनर्स के ऊपर, ठीक है। इसको रैपर कहा गया है, WRAPPER, ठीक है। और ये शेयर्ड इन्वायरमेंट देता है, जहाँ पे क्या क्या रन कर सकते हैं आपके कंटेनर, ठीक है। कंटेनर के कोर कंपोनेंट, तो पॉड का जो मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि एक या एक से ज़्यादा कंटेनर चला पाए पॉड के अंदर। और वो ऑफनली हम कहते हैं कि उसको हम डॉकर कंटेनर कहते हैं, क्योंकि कुबरनेटिस सपोर्ट करता है। और भी जैसा आपका इन्वायरमेंट हो, कंटेनर डी या CRI या कोई भी हो, वैसा आप मान के चलो, ठीक है। कोलैबोरेशन करता है, ये टाइटली कपल्ड होता है ना कंटेनर से, तो जो रिसोर्स वगैरह है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सब अच्छे से उसको शेयर करता है। नेटवर्क को शेयर करता है, ये पॉड का नेटवर्क होता है, प्लस एक्सटर्नल जो एक्सेस होता है वो भी करता है। शेयर स्टोरेज, वॉल्यूम माउंट्स, परसिस्टेंट स्टोरेज, ये सब भी पॉड का ही काम है। पॉड का जो स्पेसिफिकेशन होता है, जिसको हम YAML फाइल कहते हैं, अगर हमें यहाँ पे एक पॉड डिप्लॉय करना है तो YAML फाइल में लिखना पड़ता है ना, YAML फाइल में आप लिखो और उसको फिर डिप्लॉय कर दो, जैसे हम डॉकर फाइल लिखते थे ना, या डॉकर कंपोज के अंदर, वैसे ही कुछ है, ऐसा हम मान के चलें। तो जो YAML फाइल होता है डिक्लेरेटिव होता है, हम कुछ डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे, और उसके अंदर कुछ मेटाडेटा होता है, लेबल्स होते हैं, एनोटेशन होते हैं, वो सभी पढ़ेंगे हम। लाइफ साइकिल और रीस्टार्ट पॉलिसीज भी होता है इसके अंदर, कि अगर जो पॉड है आपका जो दिखा रहे, मतलब ये दिखाता है ना कि पेंडिंग है कि रनिंग है, सक्सीड हो गया या फेल हो गया, वो सब दिखाता है, तो उसी को लाइफ साइकिल कहते हैं। रीस्टार्ट भी करते रहता है, अगर मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गया उसको, अगर वो रन कर रहा है तो ठीक है, अगर रन नहीं कर रहा, क्रैश हो रहा है बार बार, तो उसको बार बार रीस्टार्ट भी करता है। ये पॉड का काम है। जो पॉड होता है वो मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं उसके अंदर, मोस्टली सिंगल कंटेनर होते हैं, बट मल्टी कंटेनर भी होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक कुबरनेटिस डैशबोर्ड की बात कर रहा था। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ आएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ kubectl get pod, नेम स्पेस डाल दूँ कुबरनेटिस डैशबोर्ड, सेम काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो GUI पे कर रहा हूँ ना, GUI पे जो मैंने किया, अब मैं यहाँ पे CLI से भी कर रहा हूँ। ये देखिए, ये 5 जो है ना हमारे पॉड, ये देखो बिल्कुल 5 आएंगे यहाँ पे, ये 5 है, यहाँ पे भी 5 दिखा दिया, यहाँ पे 5 दिखा दिया, जितना हो सका उतना इसने दे दिया। अगर इसको मैं -O लिख के वाइड लिख दूँ तो थोड़ा और इसकी जानकारी देगा, जैसे ये जानकारी दे रहा है ना वैसे देगा। ये दोनों एक ही हैं। ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पे हम, जैसे हम कह रहे हैं ना कि पॉड के अंदर कुछ साइड में भी उसके होते हैं मल्टी कंटेनर, है ना, तो वैसे ही आप ऐसा मान के चल सकते हैं यहाँ पे कि कुबरनेटिस का डैशबोर्ड है, ये मैट्रिक्स के लिए है, ये वेब के लिए है, और एक यहाँ पे प्रॉक्सी के लिए भी होगा, API के लिए ये है, और ऑथ के लिए ये है। अब देखिए ऑथोराइजेशन का काम ये वाला पॉड कर रहा है, जो हम डैशबोर्ड में लॉगिन कर रहे हैं ना, उसका काम ये कर रहा है।
और जो फ्रंट एंड आ रहा है ना, जो इसका फ्रंट एंड जो आ रहा है वेब वाला, वो ये कर रहा है। तो ये एक ही वो है, बट इसके अंदर जैसे हम साइड कार कहते हैं, इसको हम साइड कार भी कहते हैं, कि जैसे आपने एक एप्लीकेशन आपका उसको आपको पॉड में डिप्लॉय करना है, तो उसका प्रॉक्सी बनाना चाहते हो कि एनजीनिक्स का रिवर्स प्रॉक्सी हो जो एसएसएल को ऑफलोड करे और आपके एप्लीकेशन का जो मेन पॉड है उसके साथ चलाए। तो एक दूसरे का वो कह सकते हैं कि पूरक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। तो साइड कार जो मेन जो आपका एप्लीकेशन होता है उसको साइड कार मतलब कहने का मतलब है सहायता करने वाला छोटा सा पॉड कह लो या कंटेनर कह लो, साइड कार। ठीक है, तो ऐसा कुछ चाहिए। तो सिंगल, मोस्टली सिंगल होते हैं आपके पॉड, लेकिन कभी कभार मल्टी कंटेनर भी हो सकते हैं। तो अगर हम समरी में जाएं इसका हाई लेवल, अगर पॉड का ओवरव्यू में, तो पॉड क्या एक लॉजिकल यूनिट है जो कि डिप्लॉयमेंट करता है कुबरनेटिस में, इनकैप्सुलेट करता है एक या ज़्यादा कंटेनर को। इनकैप्सुलेट मतलब कैप्सूल के अंदर जो दवाई होता है ना, तो उसको कैप्सूल कर देता है ना, उसको कैप्सूल क्या करता है, उसको रक्षा के लिए उसके ऊपर एक परत बना देता है ताकि वो सेफ रहे, वैसे इसको इनकैप्सुलेट कहते हैं। तो कंटेनर के ऊपर एक रैपर बना देता है जिससे वो सुरक्षित रहे। ये कंटेनर को क्या क्या प्रोवाइड करता है, शेयर नेटवर्किंग, शेयर स्टोरेज, ठीक है, और YAML जैसन जो फाइल्स होते हैं ना उसके थ्रू इसका स्पेसिफिकेशन हम करते हैं। स्पेसिफिकेशन मतलब हम लिखते हैं उसके बारे में, ऐसा मान के चलो, ठीक है, कि हम कुछ लिखते हैं, जब उसको चलाते हैं तो वो पॉड बन जाता है, तो वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं हम उसको। तो इसलिए इसको डिक्लेरेटिव स्पेसिफिकेशन कहते हैं, मतलब उसका स्पेसिफाई भी कर सकते हैं वहाँ पे कि उसका साइज़ कैसे रहेगा, वो कैसे काम करेगा, क्या क्या पोर्ट ओपन रहेगा, तो उसको डिक्लेयर करते हैं किससे, YAML या जेसन फाइल से। ठीक है, तो समरी में अगर हम कहें तो सिंपल से ये है कि जो पॉड होता है एक लॉजिकल होस्ट है जो टाइटली, बहुत अच्छे से आपके कंटेनर से जुड़ा हुआ होता है। वो इंश्योर करता है कि एक साथ चले वो, और रिसोर्स को शेयर करे, और एक डिप्लॉयमेंट यूनिट की तरह कुबरनेटिस के क्लस्टर में बने रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉड। पॉड के आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेप्लिका सेट के बारे में। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ रेप्लिका सेट्स, तो ये मुझे मिलेगा यहाँ पे रेप्लिका सेट्स। कुबरनेटिस डैशबोर्ड के अंदर मैं रेप्लिका सेट्स पे आ गया। अब ये क्या है, इसका काम क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा रेप्लिका सेट्स होता है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेप्लिका सेट है वह कैसे काम करता है। मैं थोड़ा इसको अच्छे से करता हूँ। ठीक है, ये मैंने कमांड चलाया एक kubectl get रेप्लिका सेट, नेम स्पेस दे दिया कुबरनेटिस डैशबोर्ड। अभी एग्जांपल लेके चलते हैं कि कुबरनेटिस डैशबोर्ड का जो नेम स्पेस है उसके रेप्लिका सेट दिखाओ, तो मुझे फिर यहाँ पे 5 दिख गया, और मैं पॉड में देख रहा हूँ, पॉड में भी मेरे पास 5 है। तो क्या मतलब है इसका, कि अब जैसे मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो रेप्लिका सेट देख रहा हूँ मैं, उसमें भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, डैशबोर्ड API 68 BD6F68 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन Z6SNF नहीं लिखा हुआ है। इसका भी ऐसी, जैसे नीचे में जाऊँ, ऑथ में जाऊँ, तो ये देखिए 7965 इतना तक लिखा हुआ है, इसके आगे ये नहीं लिखा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी एक पॉड टाइप का ही मान के चलो, लेकिन रेप्लिका सेट थोड़ा सा अलग है। ये क्या करता है ये समझते हैं। रेप्लिका सेट जो होता है ये इंश्योर करता है पॉड को, पॉड का एक डुप्लीकेट मतलब जुड़वा भाई बना के रखता है। अगर एक भाई मर गया, कहने का मतलब ये जो पॉड है ना, ये पॉड हमारा, ये जो पॉड है ये अभी रेस्पॉन्सिबल है। मैं अभी जो डैशबोर्ड देख रहा हूँ ना, वो इन ये जितने भी है ना, ये सब मिला के ये डैशबोर्ड को चला रहे हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक मर जाता है या ख़राब हो जाता है, ये वाला मान के चलो वेब ख़राब हो गया, तो इसका जो दूसरा भाई है ना वो यहाँ पे है, ये वाला, ये क्या करेगा, अपने जैसा एक और बना के यहाँ पे डाल देगा।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेप्लिका सेट। कहने का मतलब है इसका डिक्टो कॉपी है, ये बैकअप कॉपी। जैसे ये खराब हो गया ये अपना कॉपी फिर से यहाँ पे डाल देगा। तो ये हो गया रेप्लिका सेट और पॉड में अंतर। और ये एक और काम के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या काम है? मान के चलो मैं चाहता हूं कि जो मेरा वेब है, अभी आप देखोगे यहाँ पे कुछ डिजायर्ड करेंट रेडी ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलो मेरा एक एप्लीकेशन है वो चल रहा है, ठीक है, उस पर लोड बढ़ गया, मान के चलो लोड बढ़ गया, तो मैं क्या चाहूँगा? मैं ये बोलूँगा इसको कि जो मैंने जो डिज़ायर किया या मैंने जो इसको एक बताया कि भाई मुझे फ़िलहाल एक चाहिए, तो इसने करंट एक दिया है मुझे और रेडी भी कितना एक है। तो इसका काम है ना, ये कंट्रोलर जो है हमारा कंट्रोल प्लेन के अंदर वो सब चीज़ देख रहा है। वो मैंने कहा था कि भी मुझे एक चाहिए, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे दो चाहिए तो दो कहाँ से लाएगा ये? क्या फिर से मैं डिप्लॉयमेंट चलाऊँगा दो के लिए? ऐसा नहीं है। आप उसको ये कहोगे कि ये जो डिज़ायर्ड स्टेट एक है इसको आप कर दो तीन कर दो, तो वो तीन कहाँ से लाएगा? ये जो पॉड है आपके अभी फ़िलहाल एक चल रहा है, तीन कहाँ से लाएगा? वो यहीं से लाएगा रेप्लिका सेट से। रेप्लिका सेट उसके पास डुप्लीकेट कॉपी पड़ी है, ये डुप्लीकेट है ना वेब का, तो ये क्या करेगा? इसी से और यहाँ पे दो और पैदा कर देगा। तो उसके बाद ये डिज़ायर्ड स्टेट कितना हो जाएगा? ये तीन हो जाएगा, करेंट तीन हो जाएगा और रेडी भी तीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेप्लिका सेट। दो काम है इसके, एक कि जो एग्जिस्टिंग जो आपका पॉड है ख़राब हो गया तो फिर से इसको बना देना। दूसरा, अगर आपने पॉड का जो अभी एक पॉड चल रहा है या दो पॉड चल रहा है उसको दो से आप चार करना है तो यहीं से वो बना देता है। ठीक है, इसका डुप्लीकेट यहाँ पे फिर खड़ा कर देगा। प्रैक्टिकल करने से और अच्छा समझ आएगा इसको। बाकी आप समझते जाएं कि कौन सा चीज़ क्या काम करता है। डिप्लॉयमेंट्स, अब आते हैं डिप्लॉयमेंट्स के बाद। यहाँ मैं ग्राफिकल में गया, यहाँ पे कुछ डिप्लॉयमेंट्स दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब ये डिप्लॉयमेंट्स है क्या चीज़? जैसे मैं वेब की बात करूँ, अगर वेब पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये कुछ डिप्लॉयमेंट मुझे दिखा रहा है। ठीक है, क्या है कैसा है, इसको मैं अगर एडिट करूँ, ये देखिए, तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट है। इसी को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव। तो यहाँ पे मैंने कैसे डिप्लॉयमेंट चलाया है? मैंने ना YAML में कुछ लिख दिया। मैंने बोला कि ये डिप्लॉयमेंट टाइप क्या होगा? डिप्लॉयमेंट होगा। API वर्जन कौन सा होगा? apps/v1। ठीक है, एनोटेशन कुछ मैंने दे दिया, चलो इसको समझते हैं। लेबल मैंने कुछ दे दिया। ठीक है, मेन जो समझने वाला जो चीज़ जो मतलब अभी जो सिंपल हम समझ सकते हैं वो यही है कि कंटेनर, ये कंटेनर का नाम बता दो भाई, ये कंटेनर का नाम डाल दिया इसने। ठीक है, ये बोल दिया हमने कंटेनर का पोर्ट बता दो, भाई कंटेनर का पोर्ट हमने बता दिया। ऐसा हमने फाइल में लिख दिया। उसके बाद एक माउंट पाथ बना दो, /temp बना दिया उसने। फिर एक और वॉल्यूम बना दो, टेम्प वॉल्यूम। ठीक है, साथ में यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा YAML फाइल में हम लिखते हैं। अब ये आपको देखना पड़ेगा। इमेज, ये हमें डॉकर की तरह बिल्कुल लगेगा। डॉकर में हम क्या करते हैं ना, इमेज देते हैं ना एक, कि docker.io पे जाओ और कुबरनेटिस नाम का एक UI वाला एक डैशबोर्ड वेब नाम का ये एक इमेज पड़ा है, उसको उठा लो। तो ये क्या कर रहा है? कुबरनेटिस क्या कर रहा है? वो भी तो इमेज ही उठा रहा है, इमेज उठा के उसका पॉड में डिप्लॉय कर दे रहा है। तो ऐसा बिल्कुल जैसे हम डॉकर कंपोज में जैसे लिखते हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे हम उसको बता रहे हैं CPU कितना होना चाहिए, मेमोरी कितना होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं, लिमिट्स बता रहे हैं, इसको हम लिमिट कर रहे हैं कि इतना भी आपका लिमिट होना चाहिए और रिक्वेस्ट इतना होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी कुछ इसके अंदर हम सेट कर देते हैं और इसी को जब हम चलाते हैं तो डिप्लॉयमेंट बन जाता है, डिप्लॉय कर देता है। वो इमेज को उठाएगा और जैसे कंटेनर को जैसे चलाता है ना, डिप्लॉय कर देता है, ये वैसे डिप्लॉय कर देता है। हाँ, बट कंटेनर की तरह नहीं करता, पॉड की तरह करता है। प्लस साथ में रेप्लिका सेट भी बना देता है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है। रेप्लिका सेट क्यों बनाता है? सिंपल सी बात है, कुबरनेटिस क्या करता है? ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जिसका काम है कि आपके कंटेनर को 24 घंटे चला के रखना, खराब भी हो जाए तो फिर से पैदा कर देना। तो आपका सर्विस कभी खराब होगा ही नहीं, इसका मतलब है ना। तो ये आपका डिप्लॉयमेंट है। अब थोड़ा ना डिप्लॉयमेंट क्या है, ये एकदम हायर लेवल का ना
आप कह लो कि एक लेयर है एब्स्ट्रैक्शन का जो मैनेज करता है, क्या मैनेज करता है, रेप्लिका सेट को। और जो आप यहाँ पे जो डिक्लेयर करते हो ना, यहाँ पे जो डिक्लेयर, इसको डिक्लेरेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो लिखते हो उस चीज़ को, उसका वो पालन करता है एप्लीकेशन को। अब जैसे मान के चलो ये पहली बार मैंने डिप्लॉयमेंट चला दिया, अब मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, फिर से मैं बोलता हूँ इसको चला दो, तो वो फिर जो आपका डिप्लॉयमेंट है उसको मॉडिफाई भी कर देगा वो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि एक बार आपने चला दिया और छोड़ दिया, अब इसमें आपको कुछ लगता है कि आपको रैम मेमोरी कुछ और बढ़ाना चाहिए तो वो बढ़ा देगा वो। आप बोलते हो कि जो इसमें इमेज है, ये इमेज ना लेकर के कोई दूसरा इमेज ले लो, ये डैशबोर्ड वेब है ना, इसका 1.4.0 मत लो, वो बोला 1.5.1 ले लो, तो वो आप कर सकते हो ना। तो जो डिक्लेरेटिव आप करते हो ना, जो यहाँ पे जो भी करते हो उसको वो अपडेट भी करता है एप्लीकेशन में, और ये डिप्लॉयमेंट है। ये आपका जो एप्लीकेशन है उसको लाइफ साइकिल को और जितने आपको पॉड वगैरह चाहिए, पॉड को बिल्कुल करेक्टली रन करने का ये काम कराता है। ठीक है, इसी से आप डिप्लॉयमेंट चलाते हो। मतलब आप ऐसे एक YAML फाइल बनाओगे, उसमें ऐसा लिख दोगे और उसको जब रन करोगे ना तो वो आपका एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देगा। जैसे डॉकर कंपोज होता है ना, डॉकर कंपोज का जो फाइल होता है जिसको हम रन करते हैं तो डॉकर का कंटेनर बन जाता है ना, वैसे ही आप मान के चलो ये आप चलाओगे तो पॉड बन जाएगा, पॉड के अंदर आपका कंटेनर रहेगा, उसके अंदर एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिप्लॉयमेंट। इसको देखने का तरीका, चलो हमने तो यहाँ पे तो देख लिया कि जैसे मैंने डिप्लॉयमेंट पे क्लिक किया यहाँ पे आ गया, यहाँ से हम फोल्डर वगैरह देख सकते हैं, ग्रुप या फोल्डर आप बोल लो, नेम स्पेस को। यहाँ पे क्या होता है, kubectl गेट डिप्लॉयमेंट, ऐसा कुछ। फिर वही एरर जो डिफ़ॉल्ट में है ही नहीं ना मेरे पास, तो हमेशा मुझे क्या देना पड़ेगा, या तो मैं मुझे लिखना पड़ेगा सबका बताओ, ऑल नेम स्पेसेस, जितने भी ग्रुप्स हैं सबका बता दो, तो ये सबका बता देगा। नहीं तो अगर आप जानते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक एंड लिख दो, ये नेम स्पेसेस के बराबर है। नेम स्पेस क्या है, जैसे कुबरनेटिस डैशबोर्ड, यही है। तो ये कुबरनेटिस के जो डैशबोर्ड है उसका जो फोल्डर है उसके अंदर बता देगा। ये कितना है, 5 बताया ना, यहाँ पे 5 बता देगा। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो 5 के 5 बता देगा कि इतने डिप्लॉयमेंट मैं चला रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्विस। अब सर्विस क्या है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे सर्विस के बारे में। ये कुछ सर्विस दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे सर्विस के अंदर मुझे सिर्फ सर्विस दिखाई दे रहा है। इसके अंदर इंग्रेसेस भी हैं, इंग्रेसेस के क्लासेस भी हैं, तो ये इसको भी समझेंगे। फ़िलहाल इसको भी देखते हैं। मैं अगर लिखता हूँ kubectl या ये कुछ, ठीक है, इसका सिंपल सा यही कमांड है कि kubectl गेट svc। ये अगर आप नेम स्पेस दे देते हो, जैसे यहाँ पे नेम स्पेस दिया है ना, ये तो अब ये क्या है, ये सर्विस बोल रहा है, ये क्या सर्विस चला रहा है, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या सर्विस है ये। सर्विस मतलब यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है कि क्लस्टर आईपी है, ये 10.104 ऐसा कुछ आईपी वगैरह दिया है, ये एक्सटर्नल आईपी कुछ है, ये पोर्ट वगैरह है। तो ये समझ आ रहा है कि जो डॉकर में जैसे हम देते हैं ना, पोर्ट को मैप कराते हैं, ये वैसा ही कुछ है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझेंगे कि ऐसा क्यों है। ये सर्विस क्या करता है ना, डिफाइन करता है, ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिससे कि सर्विस जो हो किसी आईपी पे या किसी पोर्ट पे एक्सपोज हो जाए और लोड बैलेंस भी हो जाए। मान के चलो ये क्लस्टर आईपी क्या काम करता है, क्लस्टर आईपी क्यों है, नोड आईपी नोड पोर्ट क्यों नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं ये हम कैसे समझ सकते हैं। कुबरनेटिस का जो नेटवर्क है ना, अगर उसको आपको समझना है, और अगर आप ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन में या वर्चुअल बॉक्स जो होता है या VMware में VLAN टैगिंग जानते हो, इंटरनल नेटवर्क जानते हो, ब्रिज मोड जानते हो, अगर ये सब जानते हो तो आपको समझना काफ़ी सिंपल होगा। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा कठिनाई हुई थी, क्योंकि ये सबसे कठिन या सबसे हार्ड पार्ट है नेटवर्किंग। ठीक है, कुबरनेटिस का जो नेटवर्किंग है समझना है तो आपको वर्चुअलाइजेशन के बैकग्राउंड से आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए जो हमारा सीरीज़ भी है ना वर्चुअलाइजेशन पे ही है। अगर आप
स्टार्टिंग से मेरा अगर वीडियो देख रहे हो वर्चुअलाइजेशन सीरीज़ का, तो आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेटवर्किंग की कि कुबरनेटिस में नेटवर्किंग होता कैसे है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर और एक्सटर्नल नेम। अब ये क्या होते हैं? ये आपको कुछ कुछ वैसे ही लग रहा होगा जैसे कि हम वर्चुअल बॉक्स में या VMware के वर्क स्टेशन में, या जो हमारा VMware का vSphere है या ESXi है, वैसा कुछ लग रहा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्लस्टर आईपी। ये क्या चीज़ है? एक नोड पोर्ट है, एक लोड बैलेंसर है और एक एक्सटर्नल नेम है। ये चार तरह के नेटवर्क होते हैं कुबरनेटिस के अंदर। ठीक है, अभी जैसे जो पिछला जो मेरा पार्ट था उस पर हमने क्या किया था, एक हमने टनल बनाया था, टनल बना के हम डैशबोर्ड को चला रहे थे, है ना। इसमें भी वैसे ही कर रहे हैं। बाकी आपको समझना होगा कि ये एक्चुअल में है क्या, क्लस्टर आईपी क्यों ऐसे होता है। थोड़ा सा इसके अंदर और गहराई है। वहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में अगर हम क्लस्टर आईपी को अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो बेस्ट सूट करता है आपके कहें तो ये बेस्ट सूट करता है आपके इंटरनल आईपी को। ये जो होता है ना इंटरनल आईपी, ठीक है, ये बेस्ट सूट करता है आपके इंटरनल आईपी को। इंटरनल आईपी क्या होता है, या इंटरनल जो मोड होता है वो क्या होता है? आप वर्चुअल बॉक्स के अंदर कहते हो कि मैं इंटरनल ही नेटवर्क बनाऊंगा और वो आपस में ही बात करें, बाहर से कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, तो ये क्लस्टर आईपी है, ये ऐसी है बिल्कुल, इसको बाहर से कोई मतलब नहीं है। जिस चीज़ में क्लस्टर आईपी आ गया, इसका मतलब है वो आपके जो होस्ट है उससे बाहर, इंटरनेट से या उससे जो ऊपर है। अगर आप किसी अपने अपने लैपटॉप पे हो या पब्लिक नेटवर्क की बात करें, तो पब्लिक नेटवर्क से इसको आप एक्सेस पब्लिक नेटवर्क से आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेटवर्क, तो पब्लिक नेटवर्क से आप इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसने क्या किया, अपना इंटरनल नेटवर्क बना दिया है और ये आपस में ही बात कर सकते हैं, बाहर बात नहीं कर सकते। ये हो गया आपका क्लस्टर आईपी। लेकिन इसको क्लस्टर आईपी क्यों कहा जाता है? क्लस्टर का मतलब क्या होता है? तो हम शुरू से जानते हैं, क्लस्टर का मतलब है कि कोई हाईली अवेलेबल सर्विस को हम क्लस्टर कहते हैं। तो क्लस्टर आईपी का मतलब हो गया कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो आईपी है वो भी हाईली अवेलेबल हो? एग्जैक्टली, इसलिए इसको हम कहते हैं क्लस्टर आईपी। क्लस्टर आईपी का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी नोड्स हैं, जैसे ये एक, ये दो या ये तीन, ठीक है, ये ना वर्कर लिखा है ना, वर्कर 1, वर्कर 2, वर्कर 3, तो तीन मैं सर्वर मान के चल रहा हूँ। जैसे भी हमने भी 3 सर्वर बनाया हुआ है, तो ये क्लस्टर आईपी क्या करता है, ये तीनों जो आपके नोड हैं, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, ये तीनों में चलता है। कैसे चलता है, अब इसको समझते हैं। तो हमारा जो क्लस्टर आईपी होता है, एक बार इसको मैं क्लीन करता हूँ। ये जो हमारा क्लस्टर आईपी होता है, ये वाले, ठीक है, तो ये जो हमारा क्लस्टर आईपी होता है, ये तीनों में चलता है। अब किस तरीके से चलता है, एक हमारा आईपी होगा, क्लस्टर आईपी का अलग ही सीरीज होगा, इनकी अलग ही नेटवर्किंग होती है। आप ऐसा मान के चलो, इसका आईपी होगा, मान के चलो कि 172.168.1.10, मान के चलो ऐसा कुछ इसका आईपी होगा। ये अंदर में ये फॉरवर्डेड होगा, मैप्ड होगा। मैप किससे होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और हमारे इस नोड से भी होगा। और इनकी आईपी क्या होगी, अलग ही होगी। इनका भी आईपी अलग होगा, मतलब इसमें इंटरनल राउटिंग करके रखते हैं। ये जो आईपी है, ये जो आईपी आपको है, ये हाईली अवेलेबल रहेगा, ये वाला आईपी। और ये इस पे
मैप रहेगा तीनों में, किसी और आईपी के नाम से होगा या किसी और पोर्ट पे होगा, वो बात अलग है। जैसे हम नेटिंग करते हैं ना, पोर्ट फॉरवर्ड करते हैं, आप एग्जैक्टली इसको वैसा लेके चले तो क्लस्टर आईपी ये काम आता है। इस पे जो आईपी होगा कुछ और सीरीज का होगा, इस पे जो आईपी होगा कुछ और होगा, इस पे आईपी जो कुछ होगा, लेकिन ये जो है ना, ये सेम आईपी को टारगेट करेंगे। जो क्लस्टर का आईपी होगा ये तीनों को पॉइंट करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, तो इसलिए इसको क्लस्टर आईपी कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है भाई, क्यों क्लस्टर आईपी? इसका फ़ायदा ये है, आपका जो पॉड है, ठीक है, मान के चलो पॉड का आईपी एक क्लस्टर है, मान लो जो पॉड है, पॉड पे जो आपने सर्विस या जो भी मान के चलो वेब सर्वर चल रहा है वो इस आईपी पे चल रहा है, ठीक है। इसके पीछे क्या है, 3 पॉड है, ठीक है। ये जो आईपीज है वो है इसके अंदर। मान के चलो ये वाला जो हमारा पॉड है खराब हो गया, पॉड, तो फिर नया पॉड आएगा, ठीक है। नया पॉड यहाँ पे कंट्रोलर जो है वो बना देगा यहाँ पे। तो जो आईपी है, अगर आईपी इसी को पॉइंट करेगा तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, अगर ये इस आईपी पे अगर मेरा पूरा सर्विस चल रहा है, इस आईपी पे अगर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा यहाँ पे तो पूरा मेरा जो सर्विस है इस पे चल रहा है ना। इधर पीछे में मेरे जो भी आईपी है कुछ भी हो ना, लेकिन पॉइंट तो इसी को करेगा। तो ये खराब होगा तब भी से ये सर्विस चलेगा, ये खराब होगा तब भी से चलेगा, ये सर्विस खराब होगा तब भी से चलेगा। मतलब एक टाइम पे 3 जगह सर्विस है हमारे, 3 आईपीज है हमारे बैकएंड में, 3 आईपीज। वेब सर्वर होता कैसे है, वेब सर्वर भी तो ऐसे ही काम करता है ना। अगर मैं वेब सर्वर का एग्जांपल दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा नेटवर्किंग समझना। अगर मैं एक वेब सर्वर का आपको एग्जांपल दूं कि वेब सर्वर कैसे चलता है, तो आपको ये समझना होगा कि जो हमारा वेब सर्वर होता है, ठीक है, वो कैसे होता है। एक लोड बैलेंसर हम बना देंगे, या एच ए प्रॉक्सी कह लो। एच ए प्रॉक्सी भी तो लोड बैलेंसर जैसे होता है, ये यही होता है ना एच ए प्रॉक्सी। ये जो है हमारा, ये क्या होता है, एच ए होता है ये, ठीक है, ये हमारा एच ए प्रॉक्सी होता है। ये कैसे होता है कनेक्टेड, इसके पीछे क्या होते हैं, 3 या 2 या 4 जितने भी सर्वर्स यहाँ पे हो सकते हैं, ये आपके वेब सर्वर होंगे, 1 2 और ये 3। ये 3 ऐसे सर्वर्स होंगे ना आपके, या ये क्या होगा, ये आपका ऐप होगा, ऐप ऐसे एक ऐप यहाँ पे होगा और एक ऐप यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये आपके ऐप हो गए। सेम होगा ऐप, जो भी आपका एप्लीकेशन है किसी भी लैंग्वेज में बना हो, उसका सेम कॉपी यहाँ पे होगा, सेम कॉपी यहाँ पे होगा, सेम कॉपी यहाँ पे होगा। जितने भी रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब ऐसा मान के चलो जितने भी रिक्वेस्ट इस पे आएंगे, और ये क्या करेगा, रिवर्स प्रॉक्सी करेगा इनको। कुछ रिक्वेस्ट आया, कुछ को इधर भेज दिया, कुछ को इधर भेज दिया, कुछ को इधर भेज दिया, तो ऐसे क्या होगा, फ्रंट एंड पे तो यही रहेगा ना, इसी पे रिक्वेस्ट तो इसी पे आने हैं। ये क्या करेगा, आगे बस फॉरवर्ड करके यहाँ से उसका जो कंटेंट है उसको दे देगा, आपके जो यहाँ पे जो यूज़र बैठा है उसको दे देगा, ठीक है। तो ऐसे बारी बारी से जाएगा। तो ये ऐसे आप एग्जांपल मान के चलो कि ये आपका क्लस्टर आईपी है, ये क्लस्टर आईपी है, और ये उसके बैकएंड का आईपी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लस्टर आईपी। इससे यही फ़ायदा होता है कि अगर ये वाला सर्विस डाउन हो गया तो ये दोनों से चला लेगा ये, या ये अगर बना रहा है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बनते तक से ये इससे चला लेगा, ठीक है। जैसे हमारा वेब सर्वर होता है, तो ये वाला कंसेप्ट वहीं से आया है। अब आप देख लो कि ये जो क्लस्टर आईपी का जो कंसेप्ट है आया कहाँ से। अगर आपको वेब सर्वर पता है, वेब रिवर्स प्रॉक्सी पता है, तो आप इसको आराम से समझ सकते हो भाई क्लस्टर आईपी क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको वेब सर्वर का जो मेरा पार्ट है वो ज़रूर देखना चाहिए, तब आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हमने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है कि किस तरीके से हमने ये रिवर्स प्रॉक्सी वगैरह हमने बनाया था। तो ये हो गया क्लस्टर आईपी, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। जितने भी आपके मोस्टली जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं क्लस्टर आईपी से ही चलते हैं। अब एक प्रॉब्लम ये आती है, जब क्लस्टर आईपी किसी से बात ही नहीं कर सकता तो भैया इसको बाहर से कैसे एक्सेस करेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है इसकी। उसके लिए क्या होता है, इंग्रेस कंट्रोलर। इंग्रेस कंट्रोलर क्या होता है, मैं भी सिर्फ
क्लस्टर आईपी की बात कर रहा हूँ, अभी मैं नोड पोर्ट पे नहीं गया। तो इंग्रेस कंट्रोलर क्या करता है, मान के चलो यहाँ पे एक आपका इंग्रेस कंट्रोलर है। एक्चुअल में यहाँ पे नहीं होगा, ये बाहर में नहीं होता, ये आपके अंदर में होता है यहाँ पे। अब जैसे इस मैप के हिसाब से कहा जाए तो ये पॉड यहाँ पे बनाया है, तो आपका एक इंग्रेस कंट्रोलर यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे होगा एक इंग्रेस कंट्रोलर, ठीक है। इसका काम क्या है, ये पॉड के रूप में आपको मिलेगा, ये पॉड के रूप में होगा, जैसे कि ट्रैफिक है, जैसे कि एनजिनिक्स का है, ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, बाहर का जो ट्रैफिक है उसको अपने अंदर लेगा और एज अ रिवर्स प्रॉक्सी उसको आपके जो पॉड चल रहा है उस पर आपको डाल देगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे डाल देगा इस पे, इधर डाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंग्रेस काम करता है आपके क्लस्टर आईपी पे। भाई क्लस्टर आईपी तो किसी से बात नहीं कर सकता ना, लेकिन अगर एक मशीन मैं बना दूँ रिवर्स प्रॉक्सी वाला, यहाँ पे मान के चलें कि मैं यहाँ पे एक बना दिया हूँ, ठीक है, ये मेरा रिवर्स प्रॉक्सी है मान के चले, ठीक है, एच ए प्रॉक्सी मान के चलो, ये एच ए प्रॉक्सी है। अगर मैं यहाँ पे एक एच ए प्रॉक्सी मैंने बना दिया, तो एच ए प्रॉक्सी क्या करता है, और मैंने इस वाले पोर्ट पे, इस वाले पॉड पे मैंने क्या किया, इसको मैंने बाहर से खोल दिया है, बाहर से खोल दिया है किसी और नेटवर्किंग के थ्रू मान के चलो, ये मेरे यूज़र्स हैं यहाँ पे। तो ये एच ए प्रॉक्सी एक्सेसिबल है, या आप कह लो कि इंग्रेस कंट्रोलर मेरा एक्सेसिबल है पब्लिक से। और जैसे रिवर्स प्रॉक्सी हम जानते हैं कि वो अलग अलग सर्वर्स पे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, बस वहाँ पे रूल बनाते जाओ, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे एक पॉड हो, 10 पॉड हो, 50 पॉड हो, सब के लिए आप एक यहाँ पे रूल्स आप बना दोगे, और रूल्स के हिसाब से वो आपके अलग अलग पॉड पे सर्विस, मतलब जो पॉड का आईपी भी तो क्लस्टर आईपी होगा, यहाँ पे जो आईपी होगा वो क्लस्टर आईपी होगा, हर पॉड का क्लस्टर आईपी होगा। तो बात करने का तरीका क्या है, बाहर से अंदर, ये एच ए प्रॉक्सी बात करेगा आपके इधर के बिहाफ पे, पब्लिक नेटवर्क के बिहाफ पे, और ये अंदर भी बात कर सकता है। तो ये यहाँ पे ट्रैफिक जाएगा, यहाँ से अंदर से ये बात कर लेगा। तो इस तरीके से हम एक्सपोज करते हैं हमारे क्लस्टर आईपी को। ये सबसे सिक्योर वे है आपके कुबरनेटिस के कंटेनर को, या कुबरनेटिस के जो पॉड्स होते हैं उसको बाहर एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा, आपका सिक्योरिटी अच्छे से हो जाता है आपके पॉड्स का, क्योंकि बात तो एच ए कर रहा है ना, ये आपका एच ए प्रॉक्सी करेगा, या आपका इंग्रेस कंट्रोलर करेगा, है ना। ये इंग्रेस कंट्रोलर है, इसको एक्चुअली में ना कुबरनेटिस ने क्या किया, अपने भाषा में इसको बोल दिया इंग्रेस कंट्रोलर। आप इंग्रेस कंट्रोलर को ज़्यादा, मतलब होता है ना कि लैंग्वेज के हिसाब से कुछ अलग ही समझ लेते हैं, ये आप रिवर्स प्रॉक्सी को ज़्यादा मत समझो, ठीक है, इसको रिवर्स प्रॉक्सी से ज़्यादा मत समझो, ये रिवर्स प्रॉक्सी टाइप का ही कोई चीज़ है, बस आप इतना मान के चलोगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे और कौन सा नेटवर्क का हमें तरीका दे, एक है यहाँ पे नॉट पोर्ट। अब नॉट पोर्ट क्या है, इसको हम मान के चलते हैं, ये जो हमारा नॉट पोर्ट है इसको हम मान के चलते हैं हमारा ब्रिज मोड। ब्रिज मोड होता है ना, ब्रिज क्या करता है, जैसे आप अगर वर्चुअल बॉक्स में ब्रिज मोड करोगे तो क्या होता है, आपका सेम नेटवर्क को रेप्लिकेट कर लेता है ना। आप आपका जो राउटर का जो 192.168.1.1 है, तो उसी सीरीज़ का आप इसको दे देते हो, तो आराम से बात कर लेता है। नोड पोर्ट क्या होता है, तो कहने का मतलब अगर ये मेरा एक नोड है तो इसके अंदर जो पोर्ट है ना उसको मैप करा देगा आपके पोर्ट से। जो पोर्ट है यहाँ पे, ये जो पोर्ट है ना आपके नोड के ऊपर इसको एक्सपोज करा देगा, नोड के ऊपर, ना कि पॉड के ऊपर। क्लस्टर आईपी अलग चीज़ है, क्लस्टर आईपी बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। और ये एक, अब देखो इसमें लिमिटेड भी तो होगा, क्योंकि एक जो होस्ट है मेरा, ये मेरा वर्कर नोड है, तो इसके अंदर लिमिटेड हो जाएगा ना, तो इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। जो बेहद ज़रूरी सर्विसेज होते हैं ना, जैसे कि खासकर आपके इंग्रेस, जो इंग्रेस होते हैं उनको हम नोड पोर्ट पे कर सकते हैं। एक और तरीका है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर भी आते हैं इसके अंदर। लोड बैलेंसर क्या होता है, कई सारे ना सॉफ्टवेयर आते हैं लोड बैलेंसर के। इंजीनियर्स का लोड बैलेंसर आता है, आपका ट्रैफिक भी एक तरह से कहो तो लोड बैलेंसर है, इंग्रेस कंट्रोलर है, ऐसा मान के चलो।
लोड बैलेंसर पर्टिकुलरली यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि अगर आप AWS पे हो, वहाँ पे भी लोड बैलेंसर होता है, तो वो लोड बैलेंसर को ना डायरेक्ट यहाँ पे, मतलब जो आपका AWS का जो लोड बैलेंसर है ना, वो कन्फिगर हो जाएगा आपके ट्रैफिक को इधर अंदर लाने के लिए, तो इसलिए इसको लोड बैलेंसर कहा गया है। ये प्रैक्टिकल करने से समझ आएगा, ये ऐसे समझ नहीं आएगा। नोड पोर्ट तो आप समझ सकते हो कि चलो ये होस्ट जैसे होता है ना, ब्रिज, जो ब्रिज होता है ये उसके जैसे समझ आ गया है। जो लोड बैलेंसर है ये आपका जो लोड बैलेंसर, या तो आप अप्लायंस मान के चलो इसको, या जैसे कि आपका अब AKS में हो चाहे आप EKS में हो, तो ये जो AWS का जो लोड बैलेंसर होता है या एज्योर का जो लोड बैलेंसर होता है उसी को यूज़ करता है ये, ठीक है। और ये काफ़ी सिंपल होता है करना, आप बस उसको बता दो कौन सा लोड बैलेंसर आप यूज़ करना चाहते हो। कुबरनेटिस के अंदर उसका ड्राइवर होता है या नहीं होता है तो उसको आप इंस्टॉल कर लो या डाल लो, और वो अपने आप लोड बैलेंसर बना देगा और अपने आप इसको रन करा देगा, ठीक है। तो ये भी हम करके देखेंगे। एक हमारे पास है एक्सटर्नल नेम। एक्सटर्नल नेम क्या है? ये बोल रहा है DNS CNAME रिकॉर्ड, ये क्या चीज़ है ये हमें समझना पड़ेगा। कोई भी नेटवर्क में होता क्या है, कोई भी नेटवर्क में हम क्या करते हैं, DNS बनाते हैं ना। DNS क्या काम करता है? रिजॉल्व करता है। अगर आपने DNS के बारे में नहीं जानते तो आप मेरा जो विंडोज़ वाला जो मेरे जो लेसन है आप वो जरूर पढ़ें। DNS पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि DNS हर जगह है, दुनिया भर में DNS है। DNS है तो इंटरनेट है, ठीक है। तो जो DNS है वो क्या करता है, IP से जो आपका IP है उसको डोमेन नेम में और डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करता है, यही काम है उसका। अब मुझे तो ये पता है ना कि ये मेरा जो कुबरनेटिस का ये मेरा KBNT, ये कुबरनेटिस का मेरा क्लस्टर है। इसके अंदर क्या होता है, कोर DNS ये होता है ना, कोर DNS होता है ना। कोर DNS क्या है, जैसे कि हमारा विंडोज़ का DNS सर्वर होता है, हमारा लिनक्स में बाइंड होता है ना, DNS का वो भी तो सर्वर बनाता है। वैसे ये क्या करता है, कोर DNS नाम का एक कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। वो क्या काम करता है, ये जितने भी पॉड के अंदर जो आपके वर्कर है ना, आपके या नोड है, आपके नोड के अंदर जो भी चल रहा है ना उसको DNS प्रोवाइड करता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इसके अंदर मैं एक DNS की एंट्री कर दूं कि ये जो पॉड है इस पॉड का DNS नाम है सॉप, तो वो सब जगह रिजॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे सब जगह रिजॉल्व हो जाएगा। नोड तक में आपके पूरे रिजॉल्व हो जाएगा वो, मतलब नोड तक वो पूरा चलेगा। तो आपको सिर्फ क्या देना है, उसका DNS नाम देना है। तो DNS नाम से क्या होगा, आप जो ट्रैफिक है उसको इसके अंदर ला सकते हो ना, फिर जब DNS नेम है तो ये होता है आपका एक्सटर्नल नेम, ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल करने से और अच्छे से समझ आएगा। नेटवर्किंग एक बार में समझ नहीं आता, बाकी मैं जितना सिंपल हो सका मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से अगर आप वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअलाइजेशन पे काम कर चुके हैं तो आपको ये आराम से समझ आएगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो क्लस्टर IP है ये इंटरनल नेटवर्क है, लेकिन मल्टीपल क्लस्टर्स में काम करता है, क्लस्टरिंग का काम करता है। जो क्लस्टर IP होगा वो कुछ और होगा, वो अलग अलग आपके नोट्स पे भी वो चलेगा बैकअप के रूप में। मतलब वो बैकअप नहीं, आप उसको कह लो कि उसके ये बैकएंड में रहेगा। इस IP पे जो भी रिक्वेस्ट आएगा वो तीनों या जितने भी आपके नोड्स होंगे उसमें जाएंगे। नोड पोर्ट, आपका जो ये जो नोड है ना, ये नोड है, इसमें कोई पोर्ट खोल देगा, ठीक है। इसमें कोई नोड खोल देगा, इसमें कोई पोर्ट खोल देगा, तो इसमें एक लिमिटेशन ये हो जाएगा ना कि अगर आप यहाँ पे खोल रहे हो तो इसमें क्लस्टर जैसे सुविधा नहीं मिलेगा आपका। अगर पॉड यहाँ पे है तो यहीं पे रिक्वेस्ट आएगा, इधर यहाँ पे नहीं जाएगा वो। हाँ, अगर आपका सेम एप्लीकेशन है, यहाँ पे अगर एक एप्लीकेशन है सेम, यहाँ पे एक और एप्लीकेशन है और यहाँ पे भी एक एप्लीकेशन है, अब तीनों पे आपने नोड पोर्ट खोला हुआ है, तो नोड पोर्ट जो है आपको कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, या लोड बैलेंसर में या आपके कुछ प्रॉक्सी में रिवर्स प्रॉक्सी कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि तीनों के नोड पे डायरेक्ट वो पॉइंट कर सके, ठीक है, ताकि हाईली अवेलेबल रहे। बाकी इस तरीके से नहीं करते कोई भी, जो करते हैं वो हमारे जो करते हैं हमारे वो क्लस्टर IP के थ्रू ही हम करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया नोड लोड बैलेंसर, जैसे कि AWS में है या AKS में है, एज्योर में है, GCP में है, तो उनके जो इनबिल्ट जो लोड बैलेंसर होते हैं ना, वो इसको रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे आपका लोड बैलेंसर हो जाएगा, वो फिर अंदर के जितने पॉड्स हैं उससे बात करेंगे। ठीक है। एक्सटर्नल नेम DNS, इसके अंदर कोर DNS नाम का एक DNS सर्वर होता है। वो एक दूसरे मतलब जो भी हम DNS नेम देते हैं वो इंटरनली वो रिजॉल्व कर लेता है, और बाहर से आप चाहे तो उसे मैप करा के आपके ट्रैफिक को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेटवर्किंग का पार्ट। थोड़ा सा उसको अगर हाई लेवल में देखना है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये क्लस्टर आईपी है। काम कैसे करता है क्लस्टर आईपी? ये ट्रैफिक आ रहा है आपका, ये देखिए यहाँ पे एक सर्विस बना दिया। ठीक है, ये ट्रैफिक आ रहा है, ये सर्विस बना दिया क्लस्टर आईपी, और वे अलग अलग पोर्ट में ये जाते हैं। तो ये हो गया आपका क्लस्टर आईपी। इतना सिंपल तरीके से समझाया है कुबरनेटिस के अंदर कैसे होता है। नोड पोर्ट, ये देखिए नोड पोर्ट है, यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, ये आपका एक नोड है, यहाँ पे दूसरा नोड है। ठीक है, फिर यहाँ पे सर्विसेज है आपके, और यहाँ पे अलग अलग पोर्ट्स हैं। तो दो नोड पे ये देखिए पोर्ट 3000 खुला है, यहाँ पे पोर्ट 3000 खुला है, और ये कहाँ पॉइंट करता है? आपके एक सर्विस पे। सर्विस मतलब कुछ भी हो सकता है आपका, कहें तो DNS नेम मान के चल सकते हैं। यहाँ पे DNS नेम हो सकता है, वो किसको पॉइंट करेगा? आपके 3 अलग अलग एप्लीकेशन को, मतलब सेम एप्लीकेशन उसके 3 पॉर्ट्स हैं उसको करेगा। तो होस्ट के थ्रू भी ट्रैफिक आप अंदर ला सकते हो। एक यहाँ पे लोड बैलेंसर है, यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है लोड बैलेंसर का, ये सर्विस पे जा रहा है और आपके पॉड पे जा रहा है। ठीक है, ये लोड बैलेंसर आपका जो कुबरनेटिस है इससे बाहर रहेगा। यहाँ पे एग्जैक्टली बताया भी गया और दिखाया भी गया, आप ये समझें। ये जो है आपका नोड है, ये जो नोड है और ये जो नोड है, ये कहाँ पे है? कुबरनेटिस के अंदर है। ये कुबरनेटिस के अंदर है आपका जो ट्रैफिक है ये। ठीक है, इंटरनल ट्रैफिक, ये इंटरनल ट्रैफिक की बात कर रहा है ये इंटरनल ट्रैफिक के अंदर की बात कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये देखिए ट्रैफिक बाहर है, बाहर से आपके लोड बैलेंसर में जाएगा, बाहर ही रहेगा आपका लोड बैलेंसर, और वो कुबरनेटिस के अंदर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर घुसेगा और सर्विस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसकी और भी बहुत गहराई है, इसको और समझेंगे। ये एक्सटर्नल सर्विस है आपका, और DNS के थ्रू ये सर्विस जो बनेगा उसका इंटरनल, उसके अंदर जाके ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेटवर्किंग जो है ना, हमें थोड़ा और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो नेटवर्किंग के अंदर उसकी प्रैक्टिकल करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से ही आपको एक्सपीरियंस आएगा और समझ आएगा। प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है उसका। ठीक है, आगे बात करते हैं नेम स्पेसेस का। नेम स्पेसेस हमने बस यही समझा था, ग्रुप वगैरह समझा था, बट एक्चुअली में इसका काम इतना ही तक नहीं है, और भी है। ये क्या करता है? आपका जो क्लस्टर है ना, उसके रिसोर्सेज को डिवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, आप चाहे तो एक अलग से नेम स्पेस बना दें। ठीक है, तो उसका रिसोर्सेज अगर आप सेट कर दे तो उतना रिसोर्स वो उतना ही रिसोर्स में वो रहेगा, कंट्रोल में रहेगा वो। ठीक है, इसको यूजर्स और ग्रुप में आप बांट सकते हो। ये क्या करता है? आपका फ़ायदा क्या होता है? आइसोलेट भी तो करता है आपके इन्वायरमेंट को। एक सिंगल जो आपका क्लस्टर है कुबरनेटिस का, अगर आप अलग अलग उसको नेम स्पेस में डिवाइड कर दोगे तो ये आइसोलेट हो जाएगा ना एक दूसरे से, तो ये इसके भी काम आता है। नेक्स्ट आता है कन्फिग मैप्स एंड सीक्रेट्स। ठीक है, ये क्या होता है? कन्फिग मैप्स, यहाँ पे हम देखते हैं कन्फिगरेशन मैप क्या है। यहाँ पे कुछ तो मिलेगा। ये कन्फिगरेशन मैप है हमारे पास। ये क्या करता है? तो बात करते हैं यहाँ पे कन्फिगरेशन मैप की। ठीक है, कन्फिगरेशन मैप यहाँ पे आप देख रहे होगे। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख भी रहा होगा कि मोस्टली तो सर्टिफिकेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ये कुछ कन्फिग है। अब ये है क्या चीज़? तो कन्फिग मैप्स जो होते हैं ना, ये जो पॉड्स के लिए कुछ कन्फिगरेशन डेटा देते हैं। मोस्टली यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफिकेट्स देते हैं। आप सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ पे रखो और उसको यूज़ कर लो वहाँ पे, या कुछ कन्फिगरेशन के फाइल्स है यहाँ पे। मैं अगर क्लिक करूँ तो आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये कुछ कन्फिगरेशन का फाइल है ये। ठीक है, kong.yaml ऐसे कुछ लिखा है, फॉर्मेट लिखा हुआ है, पोर्ट वगैरह लिखा है। ठीक है, तो कन्फिगरेशन का कुछ डेटा, मोस्टली सर्टिफिकेट्स या इस टाइप के कन्फिगरेशन होते हैं ना, एक्स्ट्रा कन्फिगरेशन बोल लो, वो देता है कन्फिग मैप। सीक्रेट्स क्या करते हैं? सीक्रेट समझ ही आ रहा होगा, पासवर्ड आर्सर से रिलेटेड होगा। देखिए, या ओपैक लिखा है ना यहाँ पे, ओपैक ओपैक, यहाँ पे बूटस्ट्रैप। मान के चलो कि आपको
आपका ये जो कुबरनेटिस है, ठीक है, यहाँ पे कोई एसक्यूएल का पासवर्ड डालना है या कोई पोर्टल का पासवर्ड डालना है या कोई सॉफ्टवेयर का पासवर्ड डालना है, तो वो कैसे करोगे? आप कॉन्फ़िगरेशन में तो नहीं लिखोगे ना, ये तो कोई भी उसको जब रन करेगा तो देख के जान जाएगा वो। तो उसको हम रखते हैं सीक्रेट्स के अंदर। सीक्रेट्स में हम डाल देंगे उसको और उसको हम यूज़ कर लेंगे हमारे YAML फाइल के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीक्रेट्स। जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, खासकर पासवर्ड, टोकन्स और कीज़ वगैरह होते हैं ना, वो एक्सपोज ना हो बाहर, इसके लिए हम पॉड के स्पेसिफिकेशन में उसको सिर्फ उसका रेफरेंस लिखते हैं और जो उसका सीक्रेट होता है आपके यहाँ पे सेव होता है, ठीक है। वॉल्यूम्स देख लेते हैं। अब जैसे डॉकर में वॉल्यूम्स होते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे ही आप मान के चलो। अगर आपको परसिस्टेंट कुछ चीज़ चाहिए माइस्क्यूएल का डेटा, तो आप थोड़ी ना कंटेनर के अंदर रखोगे, बाहर रखोगे ना। तो जो वॉल्यूम है वो क्या करता है, कंटेनर के अंदर, मतलब सॉरी पॉड के अंदर जो कंटेनर होते हैं ना, उसका डेटा को शेयर करने का या परसिस्ट करने का, मतलब हमेशा के लिए वहाँ पे रखने का या सेव करने का काम कराता है। अगर कंटेनर टर्मिनेट हो गया या आपका पॉड ख़राब हो गया तो भी अब शेयर स्टोरेज रहेगा आपका वॉल्यूम, तो वहाँ पे डेटा जाते रहेगा ना, वहाँ तो सेव होगा। तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर वो ऑप्शन है तो ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सीक्रेट्स के आगे परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम्स। फिलहाल यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अभी एक भी नहीं है, क्योंकि शेयर्ड अभी यहाँ पे नहीं। जो भी वॉल्यूम्स यहाँ पे आप बनाओगे ना, वो यहीं पे आपको दिखाई देगा फ्रंट एंड से। बाकी आप यहाँ से देख लोगे तो उतना समझ नहीं आएगा, यहाँ से बस गेट करोगे तो बस लिस्ट बता देगा। ये हो गया आपका वॉल्यूम्स। इंग्रेस, अब इंग्रेस देख लेते हैं। यहाँ पे इंग्रेस भी होगा, ये इंग्रेस है। ये क्या करता है, एक्सटर्नल एक्सेस देता है आपके सर्विसेज को, लोड बैलेंसिंग करता है, SSL को टर्मिनेट करता है, या नेम बेस्ड वर्चुअल होस्टिंग भी करता है। तो ये रिवर्स प्रॉक्सी का भाई है इंग्रेस, क्योंकि इसका ना एनजिनिक्स का रिवर्स प्रॉक्सी भी यहाँ पे चलता है, उसका होता है इंग्रेस कंट्रोलर। इसको कह दिया इंग्रेस कंट्रोलर। इंग्रेस के क्लासेस क्या होते हैं, जो प्रोवाइड कर रहा है ना, जैसे कि ट्रैफिक है वो प्रोवाइड कर रहा है, जो कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोवाइड कर रहा है ना, उसको हम इंग्रेस का क्लास कहते हैं। इसी तरह अगर परसिस्टेंट वॉल्यूम्स देखें और परसिस्टेंट वॉल्यूम का स्टोरेज देखो, स्टोरेज क्लासेस देख रहे हैं तो स्टोरेज क्लासेस यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मान के चलो कि आपका NFS है, आपका SAN है, तो उसके लिए क्लासेस आएंगे। उस क्लास को मतलब ड्राइवर आप मान के चल लो कि वो ड्राइवर देगा, फंक्शनलिटी देगा, तो जाके आपका वॉल्यूम जो है वो क्लेम आप कर पाओगे या उसको बना पाओगे इसके थ्रू, क्लासेस के थ्रू। यहाँ पे स्टोरेज क्लासेस बोल दिया, स्टोरेज ड्राइवर्स आप मान के चलो, ठीक है। मतलब जो प्रोवाइडर होता है ना, स्टोरेज प्रोवाइडर कह लो वो सही रहेगा, इंग्रेस प्रोवाइडर कह लो इसको, इंग्रेस क्लासेस को इंग्रेस प्रोवाइडर कर लो, ऐसा करोगे तो मतलब थोड़ा समझ आ जाएगा। बाकी ये जो है इंग्रेस, जो रियल जो एप्लीकेशन होगा वो उसको इंग्रेस कहेंगे। जो रिवर्स प्रॉक्सी होता है हमारा एनजिनिक्स का, ऐसा होता है, ट्रैफिक है और भी कई सारे हैं। एक और इसके अंदर बात आता है स्टेटफुल सेट। स्टेटफुल सेट क्या होता है, तो स्टेटफुल सेट्स क्या करता है, ये मैनेज करता है स्टेटफुल एप्लीकेशंस को। ये गारंटी देता है कि जो पॉड है और जो उसका ऑर्डर है बिल्कुल यूनिक है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके कुबरनेटिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। अभी किस काम आता है ये जैसे नाम से ही आपको पता है, स्टेटफुल। स्टेटफुल, स्टेट मतलब स्थिति मान के चलो, स्थिति पूर्ण, आपका जो स्थिति है पूरा होना चाहिए, ऐसा कुछ आप मान के चलो। जैसे डेटाबेस होता है ना, परसिस्टेंट चाहिए होता है ना इसके अंदर स्टोरेज, या जो नेटवर्क होता है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट होना चाहिए, तो उसके लिए हम स्टेटफुल सेट्स ही उस टाइप के हम पॉड बनाते हैं। वो आएगा हमारे स्टेटफुल सेट्स के अंदर। मोस्टली डेटाबेसेस होते हैं ना, और भी कई सारे जो चीज़ें होते हैं, अगर आपको NoSQL है उस टाइप के, या MySQL का डेटाबेस है उसके अंदर आप डालोगे स्टेटफुल सेट के अंदर। एक डीमन सेट होता है। डीमन सेट क्या है, डीमन सेट का मतलब है, डीमन क्या सर्विस को बोलते हैं ना, अगर हम विंडोज़ में जाएं तो सर्विसेज को डीमन बोलते हैं, लाइनक्स में हम उसको डीमन बोलते हैं। डीमन सेट्स क्या होता है, डीमन सेट का ये काम है कि जो कॉपी है आपके पॉड का, आपका जो पॉड है उसका कॉपी है आपके हर नोड पे चले। ऐसा क्यों है, डीमन सेट उसको क्यों बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है कि वो जितने भी आपके नोड्स हैं उसमें एक एक पॉड के कॉपी चला देगा वो। ये कब फ़ायदा होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है,
ये तब फ़ायदा होता है जब आपका, जैसे अगर मैं यहाँ पे डीमन सेट्स देखूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ, ये देखिए कैलिको नोड क्यूब प्रॉक्सी। ये क्या है? ये आपका डीमन सेट है, मतलब डीमन की तरह, सर्विस की तरह काम करता है भाई। हर नोड पे क्यूब प्रॉक्सी होगा तभी तो ये जो आपका एक दूसरे से बात कर पाएंगे, इसलिए इसको डीमन सेट कहा गया है। कहने का मतलब जो सर्विस या जो पॉड हर जगह पे रहे, हर नोड पे रहे, उसको हम कहेंगे डीमन सेट। जैसे मान के चलो कि आपका मॉनिटरिंग का सॉफ्टवेयर है, उसको आप क्या करते हो, जितने भी आपके वर्चुअल मशीन्स हैं या जो भी आपके सर्वर है, सिस्टम्स है, सब में आप डाल देते हो। क्यों डालते हो? कि भाई उसको मॉनिटरिंग का लॉग आएगा ना, एक तरह का काम करता है। उसी तरह मान के चलो ये जो क्यूब प्रॉक्सी है या कैलिको नोड है या और भी कई सारे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपके हर नोड पे चलेंगे और वहाँ से कुछ रिपोर्टिंग देंगे, कुछ स्पेसिफिक काम करेंगे। जैसे क्यूब प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी का काम करता है, एक दूसरे से बात कराने का काम करता है। ये क्यूब प्रॉक्सी है तभी एक नोड का पॉड दूसरे नोड के पॉड से या उसके होस्ट से या किसी से बात कर पाता है। तो इसी को हम डीमन सेट कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर जॉब्स भी होते हैं, क्रॉन जॉब्स भी होते हैं। जॉब्स क्या है? ये मैं जॉब्स यहाँ देख पा रहा हूँ। जॉब्स क्या है? फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है जॉब, लेकिन क्या करता है, जो बैच में हूँ या जो कम या छोटा जो आपके वर्कलोड्स होते हैं ना, ऐसे सेट ऑफ पॉड्स होते हैं आपके, उसको वो चलाता है, उसको कंप्लीट करता है, वो उसको हम जॉब्स कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि आप कुछ चीज़ डिप्लॉय करना चाहते हो, ठीक है, तो डिप्लॉय करने के कुछ उसके प्रोसेस होंगे या कुछ सहायता करने वाले उसके कुछ एक्शंस होंगे, उसको जॉब्स के थ्रू चला दो, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझेंगे। क्रॉन जॉब्स क्या है? जो कि स्केड्यूल टाइम पे बार बार चलते रहे। ये बिल्कुल लाइनक्स के क्रॉन जॉब्स की तरह है। विंडोज़ में इसको शेड्यूल टास्क कहते हैं, ठीक है। तो ये दो अंतर हैं। जॉब्स जो होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कोई पॉड आपका आप डिप्लॉय कर रहे हो तो उसके लिए आपने जॉब सेट कर दिया कि ये वाले जो काम है आप ये कर दो, या कुछ एक्शंस आपने बना दिए कि जब ये हो तो ये वाला काम करो। मतलब एक पॉड है, पॉड उसके लिए कुछ इन्वायरमेंट, मतलब जो आप सहायता करे, जो आपका मेन एप्लीकेशन जो है या जो पॉड है जो आप करना चाह रहे हो, उसके लिए कुछ सहायता के लिए कुछ छोटे छोटे पॉड और हो जिसके अंदर जॉब्स हो, वो उसको चलाने का काम करे और उसको बना के दे दे, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल से समझेंगे। तो ये एक हाई लेवल आपका आप कह सकते हो कि ओवरव्यू है। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, और उसको हम आगे देखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बाकी है। अभी सिर्फ हमने थोड़ा थियोरेटिकल पढ़ा है। कमांड्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या कमांड्स वगैरह हैं इसके अंदर, और इसको एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिकल्स करेंगे इसके, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल्स ही मेन है। जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना समझ आएगा, खासकर नेटवर्किंग में। अभी सिर्फ नेटवर्किंग हमने पढ़ा है, एक्चुअल में हमने किया नहीं है कि लोड बैलेंसर कैसे काम करेगा, एक्सटर्नल डीएनएस कैसे काम करता है, नोड पोर्ट, आपका क्लस्टर आईपी, तो वो सब हम समझेंगे। तो आई थिंक हम आज के लिए काफ़ी अच्छा कवर कर लिया हमने। वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।